इस वीडियो में हम सामान्य भाषा विज्ञान के प्रथम यूनिट के भाषा के स्वरूप, भाषा विज्ञान के स्वरूप और भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ को पढ़ेंगे। मैंने यूनिट 1 का एक वीडियो पहले ही बना दिया है जिसमें मैंने सारे टॉपिक को कवर कर दिया था, लेकिन ये कुछ टॉपिक जो है वो छूट गए थे, तो इसे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भाषा की स्वरूप को जानने से पहले आइए फिर एक बार हम भाषा की परिभाषा को देख लेते हैं, जिससे आपको भाषा की परिभाषा याद रहे। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी भाषा की परिभाषाएं बताई थी अलग अलग विद्वानों की, लेकिन फिर एक बार हम भाषा की परिभाषा को देख लेते हैं जिससे आपको याद रहे। तो है, भाषा मानव की वागेंद्रिया द्वारा निश्रित उन ध्वनि प्रतीकों की संरचना व्यवस्था है जो अपने मूल प्रकृति में यादृच्छिक एवं रूढ़िपरक होते हैं और जिसके द्वारा किसी भाषा समुदाय के व्यक्ति अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं और अपने सामाजिक अस्मिता, पद तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों को सूचित करते हैं। यानी कि भाषा मानव की वागेंद्रिया मतलब बोलने की वाली जो इंद्रिया है, वागेंद्रियों द्वारा निश्रित मतलब निकली हुई, हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था आप जानते ही होंगे। ध्वनि से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, इस प्रकार पद से फिर वाक्य बनता है, वाक्य से प्रोक्ति होकर अर्थ स्पष्ट होता है। तो भाषा मनुष्य की वागेंद्रियों द्वारा निश्रित उन ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है जो अपनी मूल प्रकृति में यादृच्छिक और रूढ़िपरक है। यादृच्छिक मतलब मान लिया जाए, माना गया, यादृच्छिक और रूढ़िपरक है जिसके द्वारा किसी भाषा समुदाय के व्यक्ति अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। किसी विशेष भाषा समुदाय के व्यक्ति अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि दूसरे भाषा वाले को किसी और भाषा के लोग अगर बोलेंगे तो वो तो नहीं समझ पाएंगे ना। तो किसी विशेष भाषा समुदाय के व्यक्ति अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपनी सामाजिक अस्मिता, अस्मिता का मतलब है आइडेंटिटी, पद और अंतर्वैयक्तिक संबंधों को सूचित करते हैं। अंतर्वैयक्तिक मतलब व्यक्ति से व्यक्ति तक संबंधों को सूचित करते हैं। कुल मिलाकर यही तात्पर्य निकल रहा है कि भाषा विचारों के संप्रेषण का माध्यम है। आइए अब हम भाषा की स्वरूप को देखते हैं। स्वरूप का अर्थ आप समझ सकते हैं। स्वरूप है किसी भी व्यक्ति, पदार्थ, कार्य, उसके आकृति से इसका तात्पर्य होता है। स्वरूप का अर्थ होता है आकृति। इसलिए भाषा का स्वभाव या उसके कार्य की आकृति को हम उसके स्वरूप के बारे में देख सकते हैं। भाषा का स्वभाव है परस्पर विचार विनिमय करना। भाषा का लक्षण इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर के अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अभी मैंने भाषा की परिभाषा बताई, उसी को यहाँ दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया है। तो भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। जब हम अपनी वागेंद्रियों द्वारा निश्रित ध्वनियों से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वही भाषा कहलाती है। इस लक्षण से यह स्पष्ट होता है कि भाषा का आधार भौतिक या मानसिक दोनों प्रकार का है। जहाँ तक इसका संबंध तालु आदि स्थानों से उच्चारित कानों से श्रोत्य वर्णों से है, वहाँ तक इसका आधार भौतिक है, और जहाँ तक भाषा का संबंध हमारे विचारों से है, वहाँ तक इसका आधार मानसिक है। विचार विनिमय या अभिव्यक्ति के रूप में भाषा के स्वरूप को देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक बनने के लिए उसके पास भाषा एक माध्यम है और अपने परिवार, परिवेश और फिर व्यापक समाज में भाषा का प्रयोग करते हुए ही मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इस आदान प्रदान को हम संप्रेषण भी कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और अपने विचार को अभिव्यक्त करने में मनुष्य के पास सशक्त माध्यम भाषा ही है। इस प्रकार भाषा के सहारे व्यक्ति न केवल अपने विचार व्यक्त करता है बल्कि विचार विनिमय के माध्यम से दूसरे तक संप्रेषित करता है। अतः अभिव्यक्ति के स्तर पर भाषा के दो रूप बनते हैं, पहला मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप।
यानी कि यहाँ दो माध्यम बताए गए हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक में हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं, लिखित में हम लिखकर पहुँचाते हैं। मौखिक में श्रोता हमारी बातों को सुनकर उसका संदेश समझ पाते हैं और लिखित में पढ़कर पाठक उसका संदेश को समझ पाते हैं। अब हम देखते हैं विचार या भावबोध के रूप में भाषा का स्वरूप। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भाषा मनुष्य के केवल विचार विनिमय का ही साधन नहीं बल्कि विचार का भी साधन है। जिस प्रकार देखते हैं हम कि बच्चा 2 से 3 बरस का होता है, वो बोलना सीख जाता है, तो अकेले में वो खिलौना लेकर बैठकर कुछ कुछ बोलते रहता है, अपने आप में विचार करता है, उसको प्रकट करते रहता है, किसी को सुनाने के लिए नहीं, वो अकेले में वैसा बोलता रहता है। उसी तरह वयस्क व्यक्ति भी कभी अपनी भावनाओं को अकेले में प्रकट करता है, आवेश में रहता है, तो अकेले में ही मन की बात को शब्दों के माध्यम से कहते रहता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भाषा और विचार एक ही वस्तु के दो अभिन्न पहलू हैं। भाषा विचार करने का भी साधन है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, पर यदि कोई भी विचार करने बैठे तो भाषा की मदद के बिना नहीं कर सकता। अर्थात हम सोचते हैं तो भाषा के सहारे, और किसी बात को सोचते समझते हैं तो भी भाषा के ही सहारे। परंतु आज मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करने के लिए तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। कोई हिंदी, कोई कन्नड़, तमिल, मद्रासी, मराठी, अंग्रेजी आदि तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। यदि और भेद की दृष्टि से देखा जाए तो एक भाषा के अंतर्गत ही मनुष्य कई तरह की बोलियां भी बोलते हैं। हिंदी में कोई अवधी, खड़ी बोली, ब्रज आदि हैं। इन बोलियों के भीतर भी कई भेद हैं, परंतु इन सब के तह में एक एकत्व है, जो है मनुष्य के विचारों, भावों, इच्छाओं को प्रकट करना। भले ही भाषा भावनाओं में अंतर है, परंतु उसका स्वरूप एक है। मनुष्य के विचार विनिमय में जो विचार या भाव, इच्छाओं में एक तत्व है, वही भाषा का स्वरूप है। परंतु इन विचार, भावों और इच्छाओं अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है भाषा। इसके अतिरिक्त वह कई और माध्यम से भी विचारों को अभिव्यक्त करता है, जिसमें कभी प्रतीकों, कभी संकेतों, कभी स्पर्श, कभी झंडी दिखाना, कभी लाइट दिखाते हैं, ट्रैफिक लाइट, विभिन्न शारीरिक हाव भाव आदि का प्रयोग किया जाता है। यह सभी भाषा है, केवल साधन अलग है। इससे भाषा के स्वरूप की व्यापकता समझ में आती है। इससे भाषा के दो रूप मापने आते हैं, पहला है व्यापक रूप और दूसरा है सीमित रूप। जब हम व्यापक रूप की बात करते हैं तो इसे हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। इसमें भाषा के वे साधन आएंगे जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। इसमें पहला है भाषा का स्पर्श ग्रह स्वरूप। स्पर्श ग्रह स्वरूप में जैसे हम किसी को शाबाशी देते हैं, पीठ थपथपाकर स्पर्श करके अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे कोई चोर है, पुलिस को देखकर वो अपने चोर साथी का हाथ दबाता है तो वो समझ जाता है कि कुछ खतरा की घंटी है। इसी प्रकार भाषा का नेत्र ग्रह स्वरूप, जिसमें हम आँखों से देखकर उसके भाव और विचारों को समझते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट रेड हो गई तो हम रुक जाते हैं, तो ये यहाँ विचारों का विनिमय आँखों से देखकर हो रहा है, तो ये नेत्र ग्रह स्वरूप है। इसी प्रकार भाषा का श्रवण ग्रह स्वरूप है, जिसमें कोई सीटी बजाता है या फिर मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। तो इस प्रकार भाषा को सुनने के बाद जब विचार विनिमय होता है तो वो भाषा का श्रवण ग्रह स्वरूप है। अगर हम इसके सीमित रूप को देखें तो सीमित रूप में बताया गया है कि उपयुक्त सभी साधनों को भाषा मानने से भाषा के स्वरूप में अतिव्याप्ति आती हैं, जो भाषा की वैज्ञानिक अर्थ की दृष्टि से उचित नहीं है। वस्तुतः भाषा का अपना सीमित अर्थ है, जो उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है। भाषा के सीमित स्वरूप की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें पहली विशेषता है भाषा विचार विनिमय का साधन है। दूसरी विशेषता है भाषा उच्चारण अवयवों से निकली ध्वनि प्रतीकों का समूह है। इसकी तीसरी विशेषता है भाषा सार्थक ध्वनि
प्रतीकों का समूह है। और चौथी विशेषता है इस इन ध्वनि प्रतीकों का रूप यादृच्छिक होता है। भाषा का प्रयोग समाज का एक विशेष वर्ग करता है। जैसा कि मैंने ऊपर अभी भाषा की परिभाषा बताई थी सबसे पहले, तो उसी को यहाँ तोड़ तोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था माना गया है जो समाज में आपस में विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त होती है। वास्तव में भाषा प्रतीकात्मक होती है और उसका कार्य संप्रेषण करना है। यह जिन प्रतीकों को लेकर चलती है वे संकल्पना के रूप में साधारणीकृत होते हैं और संप्रेषण के रूप में भाव विचारों का बोधन कराते हैं, अर्थात भाव और विचारों का बोधन कराने वाली भाषा होती है। इससे भाषा के दो रूप मापने आते हैं। पहला है व्यापक रूप और दूसरा है सीमित रूप। जब हम व्यापक रूप की बात करते हैं तो इसे हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। इसमें भाषा के वे साधन आएंगे जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। इसमें पहला है भाषा का स्पर्श ग्रह स्वरूप। स्पर्श ग्रह स्वरूप में जैसे हम किसी को शाबाशी देते हैं, पीठ थपथपाकर स्पर्श करके अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे कोई चोर है, पुलिस को देखकर वो अपने चोर साथी का हाथ दबाता है तो वो समझ जाता है कि कुछ खतरा की घंटी है। इसी प्रकार भाषा का नेत्र ग्रह स्वरूप, जिसमें हम आँखों से देखकर उसके भाव और विचारों को समझते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट रेड हो गई तो हम रुक जाते हैं, तो ये यहाँ विचारों का विनिमय आँखों से देखकर हो रहा है, तो ये नेत्र ग्रह स्वरूप है। इसी प्रकार भाषा का श्रवण ग्रह स्वरूप है, जिसमें कोई सीटी बजाता है या फिर मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। तो इस प्रकार भाषा को जब हम सुनकर उसके विचार और भाषा को सुनने के बाद जब विचार विनिमय होता है तो वो भाषा का श्रवण ग्रह स्वरूप है। अगर हम इसके सीमित रूप को देखें तो सीमित रूप में बताया गया है कि उपयुक्त सभी साधनों को भाषा मानने से भाषा के स्वरूप में अतिव्याप्ति आती है जो भाषा की वैज्ञानिक अर्थ की दृष्टि से उचित नहीं है। वस्तुतः भाषा का अपना सीमित अर्थ है जो उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है। भाषा के सीमित स्वरूप की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें पहली विशेषता है भाषा विचार विनिमय का साधन है। दूसरी विशेषता है भाषा उच्चारण अवयवों से निकली ध्वनि प्रतीकों का समूह है। इसकी तीसरी विशेषता है भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों का समूह है। और चौथी विशेषता है इन ध्वनि प्रतीकों का रूप यादृच्छिक होता है। भाषा का प्रयोग समाज का एक विशेष वर्ग करता है। जैसा कि मैंने ऊपर अभी भाषा की परिभाषा बताई थी सबसे पहले, तो उसी को यहाँ तोड़ तोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था माना गया है जो समाज में आपस में विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त होती है। वास्तव में भाषा प्रतीकात्मक होती है और उसका कार्य संप्रेषण करना है। यह जिन प्रतीकों को लेकर चलती है वे संकल्पना के रूप में साधारणीकृत होते हैं और संप्रेषण के रूप में भाव विचारों का बोधन कराते हैं, अर्थात भाव और विचारों का बोधन कराने वाली भाषा होती है। अब हम भाषा विज्ञान के स्वरूप को देखते हैं। भाषा विज्ञान का स्वरूप विज्ञान की ही भांति है, किसी वस्तु का विशिष्ट या युक्ति सहित ज्ञान, इसी को विज्ञान कहते हैं। इसी दृष्टि से भाषा विज्ञान का स्वरूप निश्चित रूप से विज्ञान की तरह है। फिर यह प्रश्न उठता है कि भाषा विज्ञान किस हद तक विज्ञान की तरह है। इसके लिए विज्ञान और कला इन दोनों से संबंधित धारणाओं और स्वरूप को देखना आवश्यक है। विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह पदार्थों के कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। किसी विशिष्ट कारण से कार्य उपस्थित होता है। विज्ञान इसकी खोज करता है कि अगर कोई घटना घटती है और कोई कार्य होता है तो इसका कारण क्या है। इसी कार्य कारण विश्लेषण से विज्ञान से सुसंबद्धता सुसंगठित स्थापित होती है। विज्ञान की दूसरी विशेषता यह है
कि प्रयोग, चिंतन और मनन के बाद प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक विश्लेषण को प्रमाणित बनाया जाता है। भाषा विज्ञान में कुछ हद तक यह विशेषताएं नजर आती हैं। कारण यह है कि भाषा विज्ञान भाषा में बिखरी हुई सामग्रियों को एकत्र करके उसका विश्लेषण करता है, उनमें सूत्रता स्थापित करता है। जैसे कोई ध्वनि विशिष्ट दिशा में क्यों परिवर्तित होती है, इसकी खोज और कार्य कारण संबंध के आधार पर भाषा विज्ञान ध्वनि परिवर्तन की व्यवस्था को स्पष्ट करता है। भाषा विज्ञान में प्रयोग भी किए जाते हैं। इन बातों को भाषा का विज्ञान कहते हैं। लेकिन यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विज्ञान में कुछ और भी बातें होती है। सबसे महत्वपूर्ण, उसमें विकल्प के लिए कोई स्थान नहीं। उसके नियम सर्वकालिक और सर्वात्रिक होते हैं। यह नियम भाषा में नहीं दिखाई देते। कारण यह है कि भाषा में विकल्प होते हैं, इसके नियम एक नहीं होते हैं। इससे भाषा विज्ञान को कला की भांति माना जाता है, परंतु सौंदर्य अनुभूति की विशिष्ट अभिव्यक्ति है। कला अभिव्यक्ति कुशल है। कला में वस्तु के प्रति देखने की दृष्टि हास्यात्मक होती है, परंतु भाषा विज्ञान कला न होकर विज्ञान निकट जान पड़ता है। कारण कला का उद्देश्य मनोरंजन है, तो भाषा विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि है। कला व्यक्ति कर्तव्य बदलती है, परंतु भाषा विज्ञान होने के कारण उसके तत्व प्रायः परिवर्तित नहीं होते। इससे हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान का स्वरूप शुद्ध रूप से विज्ञान की तरह नहीं है, परंतु वह कला नहीं है। तो समाज विज्ञान की तरह वह भी विज्ञान है, जिसमें कुछ विशेष अपवाद मिलते हैं। अब हम भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियों को देखते हैं। भाषा विज्ञान के अध्ययन की दिशाओं को देखते हैं। भाषा विज्ञान की अध्ययन की दिशाओं को अध्ययन पद्धतियां भी कहा जाता है। सामान्य रूप से भाषा विज्ञान की 4 अध्ययन पद्धतियां स्वीकृत है। पहली है वर्णनात्मक पद्धति, दूसरी है तुलनात्मक पद्धति, तीसरी है ऐतिहासिक पद्धति और चौथी है प्रायोगिक पद्धति। भाषा विज्ञान की वर्णनात्मक अध्ययन की पद्धति को देखते हैं। वर्णनात्मक पद्धति को ही विद्वानों ने समकालिक पद्धति कहा है। इस पद्धति के अंतर्गत जीवित भाषा का वैज्ञानिक विवेचन विश्लेषण किया जाता है। जीवित भाषा का संबंध होने के कारण इस पद्धति का वर्तमान से संबंध होता है। इसलिए इस पद्धति के अंतर्गत देश काल सापेक्ष विवेचन होता है। भाषा विज्ञान की यह अध्ययन पद्धति स्थितियात्मक होती है। वर्णनात्मक पद्धति पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसमें अर्थ का पक्ष निषेध रहता है, किंतु यह अपेक्ष ध्वनिगत अध्ययन के खंडीय पक्ष पर ही लागू हो सकता है। लेकिन जैसे ही ध्वनि से आगे बढ़ते हैं, रूप, वाक्य आदि निश्चित रूप से निर्णायक हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो ध्वनि विकास और रूप विकास का अंतर प्रकट करने वाला भी अर्थ है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि वर्णनात्मक अध्ययन अर्थ विरोधी होता है। भाषा का सूक्ष्म अध्ययन वर्णनात्मक भाषा विज्ञान ही करता है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक और तुलनात्मक भाषा विज्ञान का आधार भी वर्णनात्मक भाषा विज्ञान है। वर्णनात्मक पद्धति का उद्भव भारत, ग्रीस और रोम में हुआ। इस पद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण है पाणिनि का व्याकरण। इसके बाद हम ऐतिहासिक अध्ययन की पद्धति को देखते हैं। समकालिक पद्धति की सीमा विस्तृत नहीं होती, इसलिए उसे स्थितियात्मक कहा जाता है। ऐतिहासिक पद्धति में काल विशेष का अध्ययन किया जाता है। इसमें कई कालों का अध्ययन होता है, अतः इसकी सीमाएं विस्तृत है, इसलिए इसे गत्यात्मक कहा जाता है। इसमें किसी भाषा के प्राचीन उद्भव एवं विकास की खोज करके उसके क्रमिक विकास के इतिहास को देखते हुए उस भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के वर्तमान रूप को प्राप्त करने के लिए उसके वर्तमान रूप के प्राप्त करने के कारणों का पता लगाया जाता है। जैसे यदि प्राचीनकालीन एवं वर्तमान हिंदी के मध्य हुए परिवर्तन का विवेचन विश्लेषण किया जाए एवं उनके परिवर्तन से संबंधित नियमों का निर्धारण किया जाए,
तो इसे ऐतिहासिक पद्धति की संज्ञा दी जाएगी। यह अध्ययन हमेशा दो समयों के संबंध में किया जाता है, इसलिए इस पद्धति को द्विकालिक पद्धति भी कहा जाता है। अब हम भाषा विज्ञान की तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति को देखते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत दो या दो से अधिक भाषाओं की तुलना की जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत समकालिक और ऐतिहासिक पद्धतियों का समन्वय हो जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत समकालिक और ऐतिहासिक भाषा सामग्री के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा किसी काल विशेष से संबंध एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक भाषाओं का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा भाषा विशेष के काल क्रमानुगत पूर्व रूपों का भी अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो वर्तमान कालिक खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली आदि का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। साथ ही इन भाषाओं अथवा बोलियों के पूर्व रूपों, प्राकृतों और अपभ्रंशों के साथ इनकी तुलना भी की जा सकती है। हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि के स्वरूपों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इस पद्धति की सहायता से भाषाओं के वर्गीकरण और परिवारों की परिकल्पना संभव है। पारिवारिक वर्गीकरण का आधार तुलनात्मक भाषा अध्ययन है। वास्तव में आधुनिक भाषा विज्ञान का जन्म ही तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन से हुआ है। इसलिए कुछ वर्ष पूर्व तक भाषा विज्ञान को तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता रहा है। अब हम चौथे तथा अंतिम अध्ययन की पद्धति को देखें, वो है प्रायोगिक पद्धति। प्रयोग की अधिकता होने के कारण इस पद्धति को प्रायोगिक पद्धति कहा जाता है। इसका उपयोग भाषा संबंधी किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस पद्धति की प्रकृति मूलतः प्रकार्यात्मक होती है। कुछ विद्वान इसे व्यवहारिक पद्धति भी कहते हैं। भाषा संबंधी बातों को व्यवहार में लाना इसका उद्देश्य होता है। देशी विदेशी भाषाओं का अध्ययन, वैज्ञानिक लिपि का निर्माण, कोश निर्माण यानी कि डिक्शनरी बनाना, विभिन्न यांत्रिक अनुवादों का परिचय कराना एवं उनका उपयोग सिखाना, उच्चारण एवं श्रवण संबंधी दोषों का निराकरणार्थ, पाठ्य पुस्तक निर्माणार्थ एवं भाषा सर्वेक्षण, इन सभी कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान देना इस पद्धति के अंतर्गत आता है। कतिपय विद्वानों ने इसे व्यवहारिक पद्धति कहकर इसे कोई निश्चित पद्धति नहीं कहा है, लेकिन वैज्ञानिक युग में इसके स्वरूप को नकारा नहीं जा सकता। भाषा विज्ञान की विविध प्रचलित पद्धतियों की यह एक सहायक पद्धति है। तो इस प्रकार हमारे भाषा विज्ञान की अध्ययन की पद्धतियाँ थीं, ये समाप्त होती हैं। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है यूनिट 1 पूरा समाप्त हो चुका है। मैंने एक और वीडियो इस पर अपलोड कर दी है जो कि हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद यूनिट 2 की वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। प्लेलिस्ट में आप उसे भी चेक करते रहेंगे तो वो मिल जाएगी। भाषा विज्ञान के पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक्स लगे हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आपको परीक्षा से पहले हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।